गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल 5th सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर 5 प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था, ओल्ड कॉलोनियल सिस्टम। आपको जैसे पता है कि यूरोप के क्षेत्रों में पुनर्जागरण, धार्मिक व्यवस्था में परिवर्तन व उत्पादन, कृषि व उद्योग में परिवर्तन हो रहे थे और मध्यकाल से आधुनिक काल में विश्व का परिवर्तन किसी एक दिन व एक क्षेत्र की घटना नहीं थी, बल्कि यह विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न देशों में कई शताब्दियों के परिवर्तनों का परिणाम है। ये परिवर्तन, बल्कि यूँ कहें कि इस काल में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कई प्रकार के परिवर्तन हुए और परिवर्तन किसी एक क्षेत्र में नहीं, हम यूँ कहें कि कृषि के क्षेत्र में हुआ, उद्योग के क्षेत्र में हुआ या कला के क्षेत्र में हुआ, धर्म के क्षेत्र में हुआ, वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे और समग्र रूप में परिवर्तन होना ही वास्तव में ये पुनर्जागरण का काल कहलाया। यहाँ कई राज्यों में पुनर्जागरण व धर्म सुधार आंदोलन प्रगति पर था। वहीं दूसरा, यूरोप में कई राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ, सामंतवाद कमज़ोर पड़ा, पूंजीवाद ताकतवर हो गया, विज्ञान व तकनीक में बदलाव आ रहा था और विश्व के कई परंपरागत जो सत्ता के केंद्र थे वो धराशायी होते चले गए और नई सत्ता के केंद्र अब बनने लगे। कई राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ, संसार में नई नई भौगोलिक खोजें हो रही थी, कई प्रकार की संस्कृतियाँ एक दूसरे के संपर्क में आ रही थी और उनके विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में आपस में व्यापारिक संबंध बन रहे थे, क्योंकि भौगोलिक खोजें हो रही थी। जैसे वास्को डी गामा भारत आया और कोलंबस अमेरिका गया, तो जिन क्षेत्रों में गए उन संस्कृतियों से उनका मिलन हुआ, नए व्यापारिक केंद्र बने, नए नए नगरों का उदय हुआ और जो यूरोप के विभिन्न देश थे उन्होंने अन्य भागों में अपना राजनीतिक आर्थिक वर्चस्व स्थापित करके वो अपना साम्राज्य फैलाते चले गए। यह साम्राज्यवाद केवल साम्राज्य की सीमा या राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए नहीं था, बल्कि शासित क्षेत्रों के आर्थिक संसाधनों का शोषण इसके केंद्र में था और इस कारण साम्राज्यवाद का यह रूप उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 15वीं से 16वीं शताब्दी में स्पेन व पुर्तगाल के द्वारा मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका पर अधिकार था। इन्होंने स्थानीय लोगों के जीवन की कीमत पर संसाधनों का बेरहमी से शोषण किया। स्पेन व पुर्तगाल के बाद अंग्रेज, फ्रांसीसी तथा डच भी इस होड़ में शामिल हो गए और ये उपनिवेशवाद का दायरा दक्षिणी अमेरिका से निकलकर अब एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में चला गया। सभी की शक्तियाँ, कार्यप्रणाली भिन्न थी तथा इन्होंने स्पेन व पुर्तगाल को पछाड़ दिया। उपनिवेशवाद दो चरणों में बांटा जा सकता है। जो उपनिवेशवाद का काल था, एक प्राचीन उपनिवेशवाद या प्रारंभिक उपनिवेशवाद और दूसरा उन्नत उपनिवेशवाद। इस अध्याय में हम प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था या उपनिवेशवाद का हम अध्ययन करेंगे। प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था का अर्थ है किसी भी शक्तिशाली देश द्वारा किसी अन्य के क्षेत्र पर अधिकार करना साम्राज्यवाद कहलाता है। मानव जीवन में जब से राज्य का उद्भव हुआ तभी से साम्राज्यवाद की प्रकृति भी उसका हिस्सा रही। पहले जैसे सिकंदर के रोमन साम्राज्य की या फिर मंगोल साम्राज्य की जैसे बहुत बड़े बड़े साम्राज्यों की अगर बात करें तो इन सभी को हम साम्राज्यवादी कह सकते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य राज्य का विस्तार करने का था। अब जो नया जो उपनिवेशवाद आया, इसने उन देशों के आर्थिक संसाधनों का शोषण करना इनका उद्देश्य था। ये इनके उद्देश्य में अंतर है। और यदि बात करें 15वीं शताब्दी के नई तरह की प्रवृत्ति पनपी, जिसके अंतर्गत यूरोप के विभिन्न देशों का रुझान समुद्री यात्राओं की ओर हुआ और यूरोपीय गुरुत्वाकर्षण बिंदु अटलांटिक महासागर स्थित देशों स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस बन गया। या नवीन राजतंत्र पनपे और इन्होंने समुद्री व्यापार, समुद्र पार दूर दराज के क्षेत्रों की खोज कर उनसे संपर्क स्थापित किए। इन्होंने उच्च कोटि की जहाज रानी, अनेक साहसी अन्वेषकों तक खोजी। उनकी मदद से अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में पहुँचे, फिर अफ्रीका और एशिया में पहुँचे और वहाँ पर व्यापारिक संबंध बनाए। यहाँ एक बात और भी ध्यान, इन्होंने स्थानीय व्यवस्था को समझकर उन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसी साम्राज्यवाद की इस प्रक्रिया को प्राचीन औपनिवेशवाद कहते हैं। लेकिन इसकी मुख्य बातें थी, इनकी इस व्यवस्था के लिए कोई भी देश अपने सेनापति या सेना लेकर के नहीं पहुंचा, बल्कि किसी सिपाही, नाविक
या धर्म प्रचारक द्वारा नए क्षेत्रों की खोज की गई। इन्होंने प्राचीन उपनिवेशवाद में राजनीतिक वर्चस्व का उद्देश्य आर्थिक संसाधनों का दोहन था। इनके केंद्र में आर्थिक लूट थी। तीसरा, यूरोपीय देश जिन क्षेत्रों पर अधिकार करते उनके स्थानीय हित के लिए कोई अर्थ नहीं रखते थे, बल्कि उनके व्यापार में उनके केंद्र में यही विचार था कि ये यूरोपीय शक्तियों के क्या काम आ सकते हैं। यूरोपीय देशों के बीच नव क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए आपस में संघर्ष व प्रतिस्पर्धा भी होती थी। वे सभी एक दूसरे को कमज़ोर करना और उसके क्षेत्रों पर कब्जा करना था। स्पेन, पुर्तगाल में इस समय औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, तो इस व्यवस्था में इनमें उत्पादित माल देने की स्थिति में नहीं थे। ये बहुमूल्य चीज़ों के संग्रह पर अधिक जोर देते थे, जैसे सोना चांदी की खाने, इमारती लकड़ी, किसी रूप में कृषि उत्पादन या गर्म मसालों का व्यापार तक ही ये सीमित थे। तो प्राचीन उपनिवेशवाद के लिए जो प्रेरक शक्तियाँ थी, यानी अगर यूँ कहें कि कौन सी परिस्थितियाँ थी जिन्होंने उपनिवेशवाद के लिए इन देशों को प्रेरित किया, तो उसके लिए प्रेरित किया बेटा, पहले तो था समुद्री मार्गों, यात्राओं, खोजों पर आधारित थी। इसलिए इन साहसी युवकों ने शासकों से संरक्षण लेकर के अभियान चलाए और नए मार्गों को खोजने में ये कामयाब हुए। इन खोज यात्राओं ने विश्व के बारे में पूरी परिकल्पना बदल दी। इसके पीछे कोई एक प्रेरक शक्ति नहीं, बल्कि कई शक्तियाँ थीं, जिनका वर्णन इस प्रकार से है। पहला हुआ कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का कब्जा। कुस्तुनतुनिया को एशिया व यूरोप का सेतु कहा जाता था, क्योंकि एशिया और यूरोप के रास्ते में आने जाने वाला जो मार्ग था या जो व्यापार था, जो दो महाद्वीपों के बीच थल मार्ग का होने वाला व्यापार 60% यहीं से होता था। ये केंद्र बिंदु था। यह यूरोप के महत्वपूर्ण साम्राज्य बेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी था। 1453 में तुर्कों ने इसके ऊपर अधिकार कर लिया और इसके साथ एक और तो बेजेंटाइन साम्राज्य समाप्त हो गया, दूसरी ओर एशिया यूरोप के मध्य सदियों से जारी व्यापार मार्ग बंद हो गया, यूरोप और एशिया के बीच। अब क्या हुआ? अब समस्या आई कि यूरोपियन अब एशिया में व्यापार कैसे करें। उन्होंने बड़े बड़े अभियान चलाए और वैकल्पिक मार्ग खोजने शुरू कर दिए। उन्होंने समुद्री यात्राएं की और जिसमें अभियान चलाए गए, जिसमें कोलंबस का अभियान भी एक था, जिसके अंतर्गत वो 1492 ईस्वी में उसने अमेरिका की खोज की, जिसे नई दुनिया का नाम दिया गया। इस तरह यूरोप वासियों की जानकारी में पहली बार अमेरिका आया। उसके बाद स्पेन व पुर्तगाल से काफ़ी लोग यहाँ पहुँच गए। पूर्वी देशों की वस्तुओं की मांग। इस यूरोप में पूर्वी देशों को मसाले, रेशम, सूती कपड़ा, बहुमूल्य पत्थर जैसे पन्ना, नीलम, हीरे होते हैं जो, तथा सुगंधित द्रव्य सामग्री काफ़ी मात्रा में जाते थे। इन चीज़ों की मांग यूरोप में निरंतर बढ़ती जा रही थी और यूरोप के व्यापारी इनमें रुचि लेते थे और काफ़ी लाभ भी कमाते थे। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर कब्जे के बाद इन चीज़ों की आपूर्ति कम हो गई और इसके लिए उन्होंने इन वस्तुओं के विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए या उस रास्ते के लिए विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए। इन्होंने फिर नई खोज यूरोपियनों के द्वारा अनिवार्य हो गई। ऐसे क्षेत्र में शासकों ने नाविकों को प्रोत्साहित किया और इस दिशा में कार्य किया और अपने नाविकों को हर प्रकार का संरक्षण भी दिया और नए क्षेत्र समुद्री मार्गों की खोज के लिए वहाँ के नाविक निकल पड़े। इसके बाद धन लिप्सा, ये भी है कि जो 15वीं 16वीं शताब्दी में यूरोप था वो सामाजिक आर्थिक तौर से भी वो परिवर्तन के दौर में था। कृषि का जो परंपरागत ढांचा था, सामंतवादी ढांचा था, वो टूट रहा था और विभिन्न देशों में राष्ट्रीय चेतना का उदय हो रहा था। वाणिज्य विचारधारा जन्म ले रही थी और राष्ट्रों के शक्तिशाली समझे जाने का अर्थ इस बात से जाना जाने लगा कि किस देश के पास सोना चांदी या बहुमूल्य चीज़ों के कितने भंडार हैं। अतः ये अधिक से अधिक कमाने की होड़ हो गई और अपने इन चीज़ों के भंडारों को भरने के लिए इनमें उपनिवेशवाद को बसाने के लिए होड़ लग गई। ये धन लिप्सा भी इसका ही कारण थी। इसके बाद ईसाई धर्म का प्रचार। यूरोपवासी जब उपनिवेशवाद के लिए, व्यापार के लिए दूसरे क्षेत्रों में गए, वहाँ उन्होंने जो ईसाई मिशनरी थे वो अपने धर्म के प्रचार को भी महत्व दे रहे थे। जहाँ भी नाविक जाते, किसी क्षेत्र की जानकारी लेते, वहाँ साथ में पादरी भी जाते और वो मानते थे कि धर्म प्रचार एक नेक काम है। था इस कड़ी में वे एक और तो ईश्वर का संदेश का प्रचार करेंगे, दूसरी ओर असभ्य लोगों को भी वो सभ्य बनाएंगे। धर्म युद्धों की समाप्ति के बाद एक बार तो धर्म के प्रति उत्साह में कमी आई, लेकिन नए मार्गों की खोज ने धर्म प्रचारकों में फिर से उत्साह भर दिया और वो भी उसे एक सुअवसर के रूप में देखने लगे। इसके बाद मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत। इटली का रहने वाला मार्को पोलो
था उसने 13वीं शताब्दी में पूर्वी क्षेत्रों की यात्रा की। वो मंगोल शासक कबूलाई खां के दरबार में भी रहा। इसमें मंगोल साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था और यहाँ मंगोलों के इस साम्राज्य की उन्होंने इसकी प्रशंसा भी की। उन्होंने यहाँ की भारत की बंदरगाहों तथा व्यापार के बारे में भी उन्होंने बताया। फिर इसके साथ साथ वो चर्चा में आई कि इन क्षेत्रों में कैसे जाया जा सकता है। जब जब मार्को पोलो ने इन क्षेत्रों की प्रशंसा करी, उन्होंने बताया कि वो धन धान्य से संपन्न है और वहाँ व्यापार उच्च कोटि का है। तो यूरोप के देशों में ये विचार आया कि कैसे वहाँ पर पहुँचा जाए। तो इस तरह उन्होंने इन विचारों ने साहसी नाविकों व साधन संपन्न कुलीन लोगों को शासकों को प्रेरित किया और उन्होंने नए समुद्री मार्गों की खोज की। मानचित्रों में सुधार आया। अब इस स्थिति में एक और भी बात आई कि लोगों को विश्व के सीमित क्षेत्र की पहले जानकारी थी, उनको पूरे संसार की जानकारी नहीं थी। अब इन्होंने जब नाविक दाएं बाएं गए, उन्होंने नए क्षेत्रों की खोज की तो नए मानचित्र बनाए गए। और ये जो अध्ययन थे विभिन्न देशों में, यूरोप के विभिन्न देशों में भूगोल तथा खगोल अध्ययन खोज की दृष्टि से काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इसलिए बहुत से चिंतकों ने कल्पना, अनुभव तथा दूसरों की जानकारी के आधार पर मानचित्र बनाए और आगे चलकर मानचित्रों का प्रयोग टालमी ने किया। उन मानचित्रों ने भी नाविकों को या धर्म प्रचारकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया। उपकरणों का विकास। अब जब नए मार्गों की खोज हो रही थी, नए उपनिवेशित स्थापित हो रहे थे, इनमें कई उपकरणों का प्रयोग भी यूरोप के देशों ने किया जिसने जल यात्रा को आसान बनाया। जैसे 13वीं शताब्दी में कुतुबनुमा यानी कंपास की खोज हुई, जिससे समुद्र की दिशा का ज्ञान हुआ। इसी तरह 14वीं शताब्दी में गति माध्यम यंत्र की भी खोज हुई। इससे कई वैद्य यंत्र भी बनाए गए जिन्होंने दूर दराज के क्षेत्रों को नज़दीक ला दिया। दूरदर्शी नामक यंत्र का भी प्रयोग हुआ। इन सभी यंत्रों का प्रयोग करने के बार प्रयोग करने के बाद व्यापारी अपने सटीक स्थान पर पहुंचने में सफल हुए। समुद्री जहाज़ों में सुधार हुआ। अब समुद्री जहाज़ों के द्वारा यात्रा पहले की तुलना में सुगम हो गई थी। जहाजरानी उद्योग काफ़ी विकसित हुआ। अब पहले की तुलना में नए जहाज़ पहले की तुलना में मजबूत, तेज़ चलने वाले व बड़े आकार के थे और ये हवा के अनुकूल ये जहाज़ चल सकते थे। अब इसने भी जो है उपनिवेशवाद की तरफ बढ़ावा दिया। तोपखानों का प्रयोग। युद्ध में तोपखाने का प्रयोग सर्वप्रथम मध्य एशिया में किया। समुद्र के साथ साथ ये तोपखाना भी यूरोप में पहुंचा। 14वीं शताब्दी में वेनिस में पहली बार समुद्री जहाज़ पर तोपखाने का प्रयोग हुआ, इटली में। 15वीं शताब्दी में पुर्तगाल व स्पेन दोनों के पास तोपखाने वाले लड़ाकू जहाज़ थे। इस दौरान बंदूक का आविष्कार भी हो गया था। तोपखाने वाले जहाज़ों पर बंदूकधारी सैनिक लेकर चलने के दो लाभ थे। पहला तो कि इन्होंने अपने जहाज़ों की समुद्री डाकुओं से रक्षा की। दूसरा, माल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना भी अब कठिन नहीं था। और दूसरा ये हुआ कि इन दोनों देशों का एक बड़ा वर्ग स्वयं समुद्री डाकू बन गया और व्यापार के लिए अटलांटिक क्षेत्र में पुर्तगाल व स्पेन के वर्चस्व को तोड़ना आसान नहीं था। और इसलिए इन चीज़ों के सारे ने समुद्री यात्राओं को आसान बनाया और अमेरिका के तटीय क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया। इसमें पुर्तगाल का भी योगदान था, क्योंकि जितने समुद्री मार्गों की खोज हुई उनमें पुर्तगाल का योगदान सबसे ज़्यादा था। पुर्तगाल के एक राजकुमार हेनरी ने समुद्री अभियानों में विशेष रुचि ली। उसने पुर्तगाल के एक नाविक शिक्षक केंद्र की स्थापना की। उसने अच्छे प्रशिक्षक नियुक्त किए। उसके योगदान के कारण यूरोप के इतिहास में हेनरी को दी नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। तो उसने भी बड़े बड़े क्षेत्रों को उसने खोजा, नए रास्तों को खोजा। इसमें स्पेन का भी योगदान था। समुद्री मार्गों की खोज में पुर्तगाल के बाद स्पेन का स्थान आता है। उसने धर्म युद्धों में सक्रियता से भाग लिया। अब ये युद्ध बंद हो गए थे, लेकिन योद्धाओं का एक बड़ा वर्ग अभी भी यहाँ था। उन्होंने इस बात का लाभ उठाया और योद्धाओं को समुद्री क्षेत्र पर लड़ने का प्रशिक्षण देकर के विभिन्न देशों के तटों पर कब्जा करना आरंभ कर दिया। और इससे भी और कहा कि जो योद्धा जितना बड़ा क्षेत्र पर कब्जा करेगा उन्हें इतनी भी बड़ी पदवियाँ दी जाएंगी। इस तरह से ये शासकों ने अपनी जान पर खेल करके इन्होंने नए क्षेत्रों का खोज की और इस तरह दोनों तरह की नीतियों द्वारा स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में सफल रहा। अब बात आती है
सबसे पहला जो उपनिवेश की बात करें तो अमेरिका की अगर बात करें आप तो 15वीं शताब्दी में पुर्तगाल व स्पेन के साहसी नाविकों ने पूर्वीय क्षेत्रों के थल मार्ग विकल्प ढूंढने के लिए अभियान चलाए। इसी अभियान में राज्य कुलीन साहसी नाविक कई स्थानों पर संयुक्त तो कई निजी तौर पर भागीदारी ले रहे थे। इसी कड़ी में कोलंबस नामक नाविक अटलांटिक महासागर को पार करते हुए 1492 में अमेरिका के तट पर पहुंचा, जो कि भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन वो रास्ता भटक करके वो अमेरिका की तरफ चला गया। ये एक नई खोज थी और इसे नई दुनिया का नाम दिया। इसके बाद नाविकों ने भी अटलांटिक खोज अक्षेत्र पार करके अमेरिका के दक्षिण में भी दक्षिण अक्षेत्र तथा मध्य क्षेत्र को भी मानव की जानकारी में ले लिया। जानकारी के बाद इन क्षेत्रों में व्यापारिक संबंध बनाए, इसे अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। इस कड़ी में स्पेन वासियों ने उत्तरी तथा मध्य अमेरिका में, पुर्तगालियों ने दक्षिण अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित किए। अमेरिका से हमारा अभिप्राय संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं है, बल्कि उत्तर व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से है। ये दोनों महाद्वीप अमेरिका उपनिवेशकों की प्रक्रिया का हिस्सा बने, जिसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो पहला है स्पेन द्वारा उपनिवेशों की स्थापना, और इसके बाद है स्पेन के बाद जैसे तो थोड़ा सा और अध्ययन करेंगे हम। स्पेन का अध्ययन हम कर लें, इसमें लंबा हो जाएगा, कल करते हैं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।